अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, वेलकम टू मेमोरी क्राफ्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सीए फाइनल ऑडिट रेगुलर बैच। आज हम अपना क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सीए फाइनल ऑडिट रेगुलर बैच। हाँ जी, बताओ मेमोरी क्राफ्टर क्यों फेमस है? हाँ जी, आप मेमोरी क्राफ्टर की आपने क्लासेस लिया है, मेमोरी क्राफ्टर क्यों फेमस है? स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है कि मेमोरी क्राफ्टर फेमस है क्योंकि ये क्या करवाता है? मेमोरी टेक्निक्स। कि ये क्या करवाता है? मेमोरी टेक्निक्स। ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा मिथ है कि मेमोरी क्राफ्टर सिर्फ और सिर्फ क्या करवाता है? मेमोरी टेक्निक्स। ऐसा नहीं है। मेमोरी क्राफ्टर क्या यूज करता है? मेमोरी क्राफ्टर यूज करता है कंबिनेशन ऑफ, किसका कंबिनेशन यूज करता है? कंसेप्ट एंड मेमोरी। देखो एंड है और नहीं है, तो क्या यूज करता है? कंसेप्ट एंड मेमोरी टेक्निक्स। तो मेमोरी क्राफ्टर मतलब मेमोरी क्राफ्टर्स मेमोरी टेक्निक्स के साथ साथ सबसे पहले स्ट्रेस डालता है कंसेप्ट्स पे। किस पे स्ट्रेस डालता है? कंसेप्ट्स पे। ऑडिट में तो विदाउट कंसेप्ट्स, ऑडिट में विदाउट कंसेप्ट्स पास होना ही मुश्किल नहीं है, एग्जाम्शन तो दूर की बात है। एक ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां कंसेप्ट्स क्लैरिटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसेप्ट क्लैरिटी आप कभी भी ऑडिट में पास नहीं हो सकते। इसका देखो, सिर्फ क्रैमिंग, सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स ऑडिट में काम नहीं आएंगी। आपको कंसेप्ट्स प्लस एंड मेमोरी यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए अब मेमोरी क्राफ्टर चाहे वो ईआईएस पढ़ा रहा है, चाहे मेमोरी क्राफ्टर आईटीएसएम की क्लासेस दे रहा है, इसका की क्लासेस तो काफी फेमस है ही मेमोरी क्राफ्टर की। चाहे ऑडिट है, चाहे ऑडिट इंटर है, चाहे ऑडिट फाइनल है, पूरा इंटर का कोर्स जो भी है। तो लेकिन जो हमारी ऑडिट हो गई, ईआईएस हो गया, आईटीएसएम हो गया, आपका इसका हो गया अभी तक जब तक है, तो क्या है, हम क्या यूज करते हैं? इसका को छोड़कर सभी में क्या यूज की जाती है? कंसेप्ट्स एंड मेमोरी। इसका को छोड़कर चाहे ईआईएस है, चाहे ऑडिट इंटर है, चाहे ऑडिट फाइनल है, हम क्या यूज करते हैं? कंसेप्ट्स एंड मेमोरी। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। हाँ, ऑडिट में कंसेप्ट्स, हर थ्योरी सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लैरिटी मस्ट है। क्यों कंसेप्ट क्लैरिटी मस्ट है? दो कारण है। एक तो आपके एमसीक्यूज हैं, आप कभी भी एमसीक्यू को आंसर नहीं कर पाओगे। आप कभी भी एमसीक्यू को आंसर नहीं कर पाओगे जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप कभी भी एमसीक्यू को आंसर नहीं कर पाओगे। और दूसरा मेन रीजन सीए फाइनल ऑडिट के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कंसेप्ट क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके अप्रॉक्स 60% पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है। आपका 60% पेपर केस स्टडीज बेस्ड होता है, और जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप केस स्टडी को समझ ही नहीं पाओगे। तो केस स्टडीज को आंसर करने के लिए और एमसीक्यू को आंसर करने के लिए आपकी मेमोरी, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी मस्ट है। आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी मस्ट है। अब आते हैं हम ऑडिट पे। चलो, ऑडिट में कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में ये काफी फेमस है कि मार्क्स नहीं आते। मार्क्स नहीं आते। मार्क्स क्यों नहीं आते? व्हाट इज द रीजन कि आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्यों नहीं ले पाते? इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे अपनी ड्यूरिंग द क्लास, ये भी मैं आपको यहीं क्लियर करूंगी। देखो, हर थ्योरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए, हर थ्योरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी, एक तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी, और दूसरा आपको क्या यूज करनी हो? आपके राइटिंग स्किल्स। क्या होने चाहिए आपके पास? राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स में आपको क्या यूज करनी है? टेक्निकल लैंग्वेज। क्या यूज करनी होती है? टेक्निकल लैंग्वेज। अब हमारे कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे? ये मैंने अभी बताया कि हम हर टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल और थोरो एनालिसिस करेंगे। मतलब हम पहले कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम किस पे जाएंगे? मेमोरी टेक्निक्स पे। उसके बाद हम किस पे जाएंगे? मेमोरी टेक्निक्स पे। तो पहले आपको कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी क्लियर इन द क्लास। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को हम क्लास में ही कंसेप्ट्स मतलब कंसेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे। अब इसके लिए आप सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं स्पेसिफिकली पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको कंसेप्ट्स को डिटेल एनालिसिस करवा के आपके माइंड में डालना है, लेकिन वो आपके माइंड में जाएगा कैसे? इसके लिए स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं इसके लिए आपसे क्या डिमांड कर रही हूँ कि आपके कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? देखो, मुझे एक तो आपकी क्या चाहिए?
अटेंटिवनेस, एक तो आपकी क्या चाहिए, अटेंटिवनेस, एक तो मुझे आपकी क्लास में क्या चाहिए, अटेंटिवनेस। मैं स्पेसिफिकली ये बात किसके लिए बात कर रही हूँ मैम, अपने पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए। क्या होगा, पेन ड्राइव स्टूडेंट्स होते हैं, पेन ड्राइव लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं बेड पे, और जब वो क्लास लगा रहे होते हैं तो वो हाफ उनका माइंड और अपीयरेंस दोनों प्रेजेंस नहीं होती। क्या होता है, माइंड कहीं और होता है, बस अपीयरेंस होती है, क्लास चल रही होती है, और फिर कहते हैं कि हमारा व्यू खत्म हो गया। देखो, आपको अटेंटिवली क्लास को लगाना है, आपको अटेंटिवली क्लास को लगाना है। आपका माइंड बिल्कुल कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल क्लास में फोकस होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्लियर? जब ऑडिट पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ ऑडिट पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऑडिट की क्लास तो लगा रहे हैं लेकिन अभी तो वो सब्जेक्ट की क्लास भी पढ़ी। जब आप एक चीज कर रहे हो, आपका गोल है कि आपको ऑडिट पढ़ना है, तो इस टाइम आप अपनी ऑडिट पे फोकस करो, आपको किसी और चीज को उस टाइम ध्यान में नहीं लाना, अटेंटिवली आपको क्लास को लगाना है। और मैं जहां तक प्रेफर करती हूँ, चाहे मैं खुद स्टडी कर रही हूँ, चाहे मैं आपको कहूँगी, बेड पे मत पढ़ा कीजिए, चेयर टेबल इज द बेस्ट, जहां आपकी अटेंटिवनेस काफी हद तक बन जाती है। तो आपको जहां तक हो, जहां आपको लगे कि आप हाँ अटेंटिवनेस ला सकते हो, आपको क्लास को बहुत अटेंटिवली लगाना है, तो आई एम श्योर कि आपके सभी कंसेप्ट क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी मेहनत उसके अलावा करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन इज राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स प्लस टेक्निकल लैंग्वेज। अब हम क्या यूज करेंगे अपनी क्लास में, हम जो भी स्टडी मटेरियल यूज करेंगे, अपनी क्लास में हम जो भी स्टडी मटेरियल यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूल। हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूल। चाहे आप मॉड्यूल से पढ़ लो या मेरी बुक से पढ़ लो, आपको कहीं भी कोई लैंग्वेज का डिफरेंस और कोई कंसेप्ट मिसिंग नहीं मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, मॉड्यूल। मॉड्यूल और जो स्टडी मटेरियल हमें क्लास में मिलेगा वो बिल्कुल इक्वल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने अप्रॉक्स 98% मॉड्यूल कवर किया हुआ है। देखो, अगर मैं मॉड्यूल छोड़ देती 80%, सबसे पहले तो रिस्क कि उस 20% में से कुछ आना जाए, और दूसरा अगर मैं 80% कवर करती तो आपको याद रिटेन कितना रहता, 60%। इसीलिए मैंने इसको 98% कवर किया है कि कम से कम आप 80% तो रिटेन कर पाओ। तो हम बिल्कुल मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करेंगे, बस डिफरेंस क्या है, मैंने अपनी पूरी बुक चार्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट की हुई है ताकि आप उसको इजीली रीड कर सको। लेकिन आजकल तो आईसीआई ने भी अपने मॉड्यूल को बहुत अपडेटेड, और चार्ट्स अगर आप खोलोगे तो उन्होंने भी काफी हद तक हमारे मॉड्यूल की फॉर्मेटिंग को इम्प्रूव किया है, और जो May 21 में स्टडी मटेरियल आया है उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आईसीआई कर रहा है। लेकिन मैंने अपनी पूरी बुक्स को चार्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि आप इंटरेस्टिंग वे में उसको रीड कर सको और रिटेन। अब रीड तो कर लें ऐसी लैंग्वेज, बट द प्रॉब्लम इस लैंग्वेज को रिटेन कैसे करें। रीड तो कर लें लेकिन इस लैंग्वेज को रिटेन कैसे करें, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी टेक्निक्स। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी टेक्निक्स। और मेमोरी टेक्निक्स कैसे यूज होंगी, हम क्लास में आपको समझ आ जाएगा कि क्या मेमोरी टेक्निक्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं और या जो इंटर में ले चुके हैं तो उन्हें तो मेमोरी टेक्निक्स का पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं तो आपको विद इन द क्लास पता चल जाएगा कि हम कैसे मेमोरी टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि आपके माइंड में वो परमानेंटली रिटेन हो जाए, ताकि आपके माइंड में वो चीज परमानेंटली रिटेन हो जाए। कैसी होती है मेमोरी टेक्निक्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी, एसिसिनेशन की स्पेलिंग बताइए, एसिसिनेशन, 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 उसकी स्पेलिंग होती है ASSASSINATION। अब हमें इसको याद करना है, अब हमें इसको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं कैसे याद करती हूँ, इसको कैसे याद करवाती हूँ, मैं आपको वे बता रही हूँ। गधे पे गधा, गधे पे गधा, गधे पे गधा, उस पे मैं और उस पे नेशन। गधे पे गधा, उस पे मैं और उस पे नेशन। दोबारा से, गधे पे गधा, उस पे मैं और उस पे नेशन। ऐश पे ऐश, उस पे आई और उस पे नेशन। देखो, अगर कोई भी बड़े मटेरियल को, कोई भी बड़े पॉइंट्स को, कभी भी कोई बड़ा टॉपिक हो, उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया जाता है और उसको अनयूजुअल वे में रिटेन किया जाता है, तो आप कभी भी एसिसिनेशन की स्पेलिंग नहीं भूलोगे। गधे पे गधा, उस पे मैं और उस पे नेशन। तो हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक है उसको स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं और उसके कीवर्ड्स को हम मेमोरी टेक्निक से मेमोरी टेक्निक से याद करते हैं। कोई भी बड़े बड़े जो भी टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करके फिर हम
मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और आईसीआई आपको सिर्फ तभी मार्क्स देता है अगर जो हमारा आंसर है वो सजेस्टेड आंसर से मैच करता है, अगर वो आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच करता है। और सजेस्टेड आंसर से आंसर तभी मैच करेगा जब आपको बिल्कुल वो माइंड में वही लैंग्वेज गई होगी और आपको वो याद होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ। सभी कहते हैं हम पढ़ लिया, हमारे कंसेप्ट क्लियर है। देखो कंसेप्ट बच्चों को बहुत इजीली, फाइनल का स्टूडेंट होता है, काफ़ी हद तक पढ़कर आता है इंटर में, और उसकी माइंड इतना होता है कि वो कंसेप्ट इजीली क्लियर उसको मगअप कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे, आपने पूरा ऐसे 560 मगअप किया हुआ है, आपको हाँ हमारा 560 टोटली क्लियर है, हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑडिटर शुड परफॉर्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, या फिर फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑडिटर विल परफॉर्म फॉर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। आपको ऐसे 560 आपके माइंड में आ गया कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ ऐसे 560, हाँ हमने किया हुआ है, हाँ हाँ कुछ ऐसा था। लेकिन एग्जैक्ट क्या पॉइंट्स हैं वो आपके उस टाइम जब आप आंसर लिख रहे हो वो उस टाइम आपके माइंड में एकदम से नहीं आते। इसी में आपकी मेमोरी टेक्निक्स हेल्प करेगी। जब आपके सामने पेपर है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, उस टाइम मेमोरी टेक्निक आपके पास आ जाएगी और आपको वो आंसर लिखने में, सेम वही पॉइंट्स लिखने में हेल्प करेगी जो आईसीआई डिमांड करता है और जो हमारे स्टडी मटेरियल में है। इसीलिए हम स्टडी मटेरियल में मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। उसी टाइम आपकी रिटेंशन पावर होती है और आप उस आंसर को बहुत इजीली लिख पाते हो। समझ आई ये वाली बात? तो हम अपनी मेमोरी टेक्निक्स वहाँ यूज़ करेंगे। नाउ द क्वेश्चन, बच्चों को एक और प्रॉब्लम आती है। जब बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, कंसेप्ट्स भी क्लियर हैं, पॉइंट्स भी याद हैं, लेकिन लिखें तो लिखें कैसे? जब आंसर हाथ में होता है, आंसर शीट हाथ में होती है, तो बच्चे का हैंड स्टॉप हो जाता है कि अब हम इसको कैसे लिखें। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या पूछा गया है, क्या लिखना है, सब बातें क्लास में होंगी। अब सुनना, मॉड्यूल से ही निकले हैं आपके आरटीपी और पीएम, सॉरी आरटीपी और पीएम। पीएम जस्ट ओल्ड का है, न्यू का नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कुछ टॉपिक्स जो पीएम ओल्ड का है वो न्यू के लिए भी कवर होता है, वो हमें न्यू वालों को भी करना है। कितना करना है ये सब क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है? तो हम क्लास के अंदर ही सभी आरटीपी, सभी पीएम, सभी मॉक टेस्ट पेपर्स, सभी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस, हम जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, उस टॉपिक खत्म होने के बाद हम सभी आरटीपीज, पीएम, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस को क्लास में ही कवर करेंगे, क्लास में ही कवर करेंगे। आपको इवन घर पे भी इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको क्लास में ही, आपकी काफ़ी हद तक आपका सब कुछ क्लास में ही कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट 2 में अगर आपको कोई होमवर्क ना दो, वैसे मैं जनरली ज़्यादा होमवर्क नहीं देती, ठीक है? तो ये आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है। तो ये सब हम अपनी क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे। सभी आरटीपी, पीएम, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, सभी हम यही क्लास में ही, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम क्लास में ही रिवाइज करेंगे ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो, आपको समझ आए कि क्या लिखना है। और लैंग्वेज तो ऑब्वियसली हम किसकी यूज़ करेंगे, मॉड्यूल की। और इसके लिए मैं आपके टाइम टू टाइम बेसिस पे टेस्ट भी कंडक्ट करूंगी एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि आपको वो टेस्ट ज़रूर देना है और मैं उसका आपको जल्दी से रिप्लाई करूंगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं, कैसे आप उस डेफिशिएंसीज को, कैसे आप अपनी वीकनेस को दूर करोगे ताकि आप इजीली ऑडिट में एग्जाम्शन ला सको। तो आपके टाइम टू टाइम बेसिस पे टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो हम अपनी क्लास में क्या क्या करेंगे, कंसेप्ट्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप अटेंटिवली और रेगुलरली क्लास को लगाओ। रेगुलरली भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि एक दिन लगा ली फिर 5 दिन ऑडिट की कोई क्लास ही नहीं लगाई। स्पेसिफिकली पेन ड्राइव, अब मान के चलो फेस टू फेस है और आपको एक टाइम फिक्स करना है, एक टाइम स्लॉट कि ये मेरी ऑडिट की क्लास का टाइम है, मुझे इस टाइम पर ऑडिट की क्लास लगानी है, तो आप एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो। और राइटिंग स्किल्स के लिए और टेक्निकल लैंग्वेज के लिए हम अपना मॉड्यूल यूज़ करेंगे, उसके लिए मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। और राइटिंग स्किल्स के लिए हम आरटीपी, पीएम्स और पास्ट ईयर एग्जामिनेशन सबकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए कि हाउ टू आंसर। आपको
एरिया में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारी क्लास की स्ट्रैटेजी रहेगी, ये हमारी क्लास की स्ट्रैटेजी रहेगी। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द कोर्स कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ प्लीज़, और इस पे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं कि मैडम मई 21 में हमारा स्टडी मटेरियल अपडेट हो चुका है, हमारा आईसीआई ने न्यू स्टडी मटेरियल इशू किया है, हमारा स्टडी मटेरियल अपडेट हो चुका है जो मई 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसमें कारो 2020, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कोड ऑफ एथिक्स 2020, पीयर रिव्यू की स्टेटमेंट रिवाइज हो चुकी है। तो काफ़ी टॉपिक्स अमेंड हुए हैं और चेंज हुए हैं, काफ़ी टॉपिक्स अमेंड हुए हैं और चेंज हुए हैं। अब बच्चों की और काफ़ी क्वेश्चंस ऐड ऑन किए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आईसीआई ने ऐड ऑन किए हैं। तो बच्चों पूछ रहे हैं कि क्या जो ये वाला हमारा बैच है, ये जो हमारा रेगुलर बैच है, क्या इसमें न्यू स्टडी मटेरियल से पढ़ाया जा रहा है, और क्या उसमें हमें पुराना स्टडी मटेरियल मिलेगा या बाद में हमें न्यू टॉपिक्स मिलेंगे, क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपके लिए कोई अमेंडमेंट और चेंज है ही नहीं, मैं क्या बोलूँ, आपके लिए कोई अमेंडमेंट और चेंज है ही नहीं। आपको जो स्टडी मटेरियल क्लास में मिल रहा है, आपको जो स्टडी मटेरियल क्लास में मिल रहा है वो मई 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। इसमें सभी अमेंडमेंट, सभी मतलब ये बेसिक किस पे है, जो स्टडी मटेरियल आईसीआई ने मई 21 में इशू किया है, ये उसी के लिए बेस है, मतलब उसी पे बेस करके ही आपका स्टडी मटेरियल बनाया गया है। आपके लिए कोई अमेंडमेंट और कोई चेंज नहीं है। यू आर गेटिंग द updated study material, you are getting the updated study material based on May 21 attempt and onwards। आपके लिए कोई भी चेंज अमेंडमेंट नहीं है। जो भी आपकी क्लासेस में टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो वही मिलेगा जो बेस है आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल May 21 एंड onwards का, कारो 2020, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 एज वेल एज कोड ऑफ एथिक्स 2020, पीयर रिव्यू में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं और जो भी क्वेश्चंस आईसीआई के स्टडी मटेरियल में ऐड किए हैं वो सभी आपके बुक में हैं। चाहे आप खोल के स्टडी मटेरियल से इसको एक बार रेफर कर सकते हो। तो जो भी आप करोगे दैट इज बेस्ड ऑन May 21 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। तो सब कुछ आपका May 21 के हिसाब से ही होगा, आपको कुछ भी न्यू अमेंडमेंट नहीं मिलेंगी। इसकी वजह से हो सकता है कि बुक आपको पार्ट्स में मिले। मैंने काफ़ी अमेंडमेंट्स तो कर दिए हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स आई एम मेकिंग इट अपडेट, मैं इसको अपडेट कर रही हूँ। तो जितनी अमेंडमेंट्स की जैसे जैसे बुक होती जाएगी, ऑब्वियसली आपका टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, आपका चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको 3 पार्ट्स में बुक मिलेगी। आपको कितने पार्ट्स में बुक मिलेगी? 3 पार्ट्स में बुक मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट बुक मैंने इशू कर दिया, बिल्कुल अपडेट हो चुकी है, तो फर्स्ट बुक आपके पास पहुंच जाएगी और ये फर्स्ट बुक अप्रॉक्स आपकी 20 डेज चलेगी और 20 डेज से विद इन 15 डेज आपके पास, मतलब जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट होगा आपको फर्स्ट बुक मिलेगी, उसके विद इन 15 डेज आपके पास सेकंड और थर्ड बुक आ जाएगी, आपके पास सेकंड और थर्ड बुक आ जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये है कि आपके पास तीनों बुक्स एक साथ नहीं आएंगी, वो पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि मैं उसको अपडेट कर रही हूँ और काफ़ी हद तक, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैंने उसको 90% अपडेट कर दिया है। 10% जो अपडेशंस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, मैं उसको अभी अपनी स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। चाहे मैं टाइम ले रही हूँ, बट आपको इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको कोई चेंज और अपडेशंस अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर? और आरटीपी जब आएगा उसमें अगर कुछ ऐड ऑन होता है तो ऑब्वियसली वो नोट्स आपको बाद में जैसे ही आपका आरटीपी आएगा वो मिल जाएंगे। क्लियर? अब मैं आपको ऑडिट के कोर्स पे डिस्कस करती हूँ। अब हम किस पे डिस्कस करते हैं? ऑडिट के कोर्स पे। किस पे डिस्कस करते हैं कि हमारे ऑडिट का सिलेबस क्या है और हमें कैसे एग्जाम्शन के लिए प्रिपेयर करना है, कि हमारे ऑडिट का कोर्स क्या है और इसमें हम एग्जाम्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। ऑडिट का कोर्स क्या है और इसमें हम एग्जाम्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। और एग्जाम्शन के बाद जितने भी मार्क्स 60+ आते हैं दैट इज बोनस, दैट इज बोनस। तो हम बोनस की भी प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम एग्जाम्शन तक पहुंच सकें। क्लियर हुई? चलो, अब मैंने आपकी, देखो मैं आईसीआई के 3 मॉड्यूल्स हैं, बट मैंने अपने बेस पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हम सिलेबस को 4 पार्ट्स में करेंगे। अब सुनना, हमारे 4 पार्ट सिलेबस के क्या हैं। ध्यान से हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है, कितना है, कैसे करेंगे। दैट इज मॉड्यूल 1 एंड देन सेकेंड इज आपका मॉड्यूल 2 बेस्ड ऑन मी, ठीक है, एंड देन योर मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। सुनो,
सबसे पहला चैप्टर आपका है क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। पहला चैप्टर है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। दूसरा चैप्टर आपका है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। थर्ड चैप्टर आपका है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आपका क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें से और मैं आपका एक और चैप्टर इसमें कवर करती हूँ, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये आपकी SS 700 की सीरीज है। इसमें से अप्रॉक्स आपका मिनिमम टू मिनिमम 35, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 तक चला जाता है, बट मैं आपको इसको मान के चलती हूँ कि 35 टू 40 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से आएगा। 35 टू 40 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से आएगा। फिर आ जाता है आपका PE प्रोफेशनल एथिक्स, जिसमें हम कोड ऑफ एथिक्स 2020 कवर करेंगे ऑब्वियसली, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा फिर आपका आ जाता है कंपनीज एक्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज या कंपनीज एक्ट आप सीधा बोल सकते हैं। सेकंड आपका कारो 2020, ठीक है। और आपका उसके बाद हम ले लेते हैं ऑडिट ऑफ डिविडेंड एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। क्या ले लेते हैं? ऑडिट ऑफ डिविडेंड एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। इसमें से अप्रॉक्स आपका PE है, अमेंड हुआ है तो वैसे इसका जनरली 12 टू 16 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। कंपनीज एक्ट कारो में से और ऑडिट ऑफ डिविडेंड में से भी अप्रॉक्स आपका 15 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो इसमें से अप्रॉक्स आपका 25 टू 30 मार्क्स का पेपर आ जाता है, 25 टू 30 मार्क्स का पेपर आ जाता है। अगर आप नोट करो अप्रॉक्स 60 मार्क्स का पेपर आपका इनमें से आता है। और हमें अपने इन टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप इसमें से इजीली 35 और 40 मार्क्स ले आओ। इन 60 में से हमारा टारगेट है कि हमें 35 टू 40 मार्क्स इन 2 मॉड्यूल्स में से लेकर आने हैं, ताकि हम इजीली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। तो और आप इसमें इजीली 40 मार्क्स ला सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन। और जो आप अगर क्लास में अपने कंसेप्ट समझ लिए, मेमोरी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, तो आपको सब कुछ बिल्कुल आपके टिप्स पे होगा। आपको ऑडिट में एग्जामिनेशन लानी बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड मॉड्यूल की। हमारे थर्ड मॉड्यूल में क्या क्या टॉपिक्स हैं। हमारे थर्ड मॉड्यूल में मैं लेती हूँ सबसे पहले ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या लेती हूँ? ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और दूसरा चैप्टर में आपका लेती हूँ ऑडिट ऑफ CFS। इसमें से 5 टू 8 मार्क्स का आपका पेपर आता ही आता है। 5 का तो आएगा ही आएगा, और कई बार दोनों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 10 तक भी चला जाता है। तो मैं 5 टू 10 मार्क्स का पेपर आपका इनमें से कवर हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ध्यान से सुनना, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, NBFC एंड द चैप्टर इज PSU। इसमें से 16 मार्क्स का पेपर आ जाता है। वाओ, 16 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्टली विदाउट केस स्टडीज। ये चैप्टर्स में से बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब मेमोरी टेक्निक्स हो जाएगी और आपको समरी बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको क्लास के दौरान मतलब ड्यूरिंग द क्लास आपको समरी बुक्स भी, जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर्स की, आपके फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल की, थर्ड मॉड्यूल की, जहां मुझे लगता है कि समरीज की ज़रूरत है वहां आपको समरी बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप लास्ट डे रिविज़न के लिए क्या करो। और ये बात मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स, जब आपका कोर्स एंड होने वाला होगा, लास्ट डे में आपको कैसे करना है, बिकॉज वो लास्ट डे हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। जब हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट डे के लिए आपको क्या करना है, कैसे आपको अपने कोर्स को रिवाइज करना है इन द लास्ट डे बिफोर एग्जाम, उसकी भी स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे। ताकि आप, क्योंकि लास्ट डे वाला रिटेन ज़्यादा रहता है, जो लास्ट डे हम रिवाइज करते हैं वो रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम उस स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे कि आपको लास्ट डे कैसे उसको कवर करना है। और फिर आपका चैप्टर आता है पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? न्यू कोर्स के लिए है। क्वालिटी रिव्यू किसके लिए है? ये और सिर्फ न्यू कोर्स के लिए है जो क्वालिटी रिव्यू है, और ओल्ड वालों के लिए पीयर रिव्यू है। और उसके बाद आपका फिजिकल से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। तो इसमें से अप्रॉक्स आपका पेपर आता है 30 टू 35 मार्क्स। इसमें से आपका अप्रॉक्स पेपर आता है 30 टू 35 मार्क्स।
मार्क्स मैं ज़्यादा नहीं बोलती, और इसमें से टिपिकल नहीं है मार्क्स लेना, इसमें से टिपिकल नहीं है मार्क्स लेना विदाउट केस स्टडी। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड मटेरियल मॉड्यूल था, इसमें से जनरली केस स्टडीज़ बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन थर्ड मटेरियल में से, थर्ड मॉड्यूल में से जनरली केस स्टडीज़ नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से हमें 20 मार्क्स लेकर आने हैं, इसमें से हमें 20 मार्क्स लेकर आने हैं, और फर्स्ट और सेकंड में से अप्रॉक्स 40 मार्क्स लेकर आने हैं। 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हो गई। अब हम अपना चलते हैं बोनस की ओर। जो हमारा है मॉड्यूल 4, वो हमारे बोनस का काम करेगा। इसमें आपके चैप्टर हैं इंटरनल ऑडिट, इसमें आपके चैप्टर हैं इंटरनल ऑडिट। दूसरा आपका चैप्टर है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। और जो फॉरेंसिक ऑडिट का चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू के लिए एप्लीकेबल है। जो फॉरेंसिक ऑडिट का चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ, फॉरेंसिक ऑडिट का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है। और उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। इन सब में से अप्रॉक्स आपका पेपर आता है 10 to 15 मार्क्स। यहाँ मैं एक टॉपिक और भूल गई न्यू के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो यहाँ हमारा हो जाता है 35 to 40। इसमें से जनरली 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसमें से हमें 20 ही लाने हैं, तब हमारे 60 बन जाएंगे। और ये तो हमारा बोनस है, उस 15 में से हम जितने भी ला सके उतने लाएंगे। तो हमारा मेन स्ट्रेस होगा हमारे मॉड्यूल 1 पे और मॉड्यूल 2 पे, और मॉड्यूल 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल 4 भी करेंगे, बट उसको इतना प्रिपेयर करेंगे कि हम एग्जाम्शन से अबव कितने मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन एग्जाम्शन के लिए हमें इन 3 मॉड्यूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। करें स्टार्ट।